मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे मार्केट में बहुत तगड़ी न्यूज़ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स है, अच्छे हैं, खराब है, एंड आप लोगों की कुछ क्वेरीज है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड देखो अगर आज पॉसिबल हुआ तो लाइव भी आएंगे, आपकी क्वेरीज लेने की कोशिश करेंगे, तो एक्टिव रहना पॉसिबल हुआ तो 9-15 को। और हमारी जो कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हमारा डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन हो सकते हैं, आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं वीकली वीडियो बना चुका हूं जहां पे आपको प्रॉपर समझाया था कि ट्रंप वापस वार छेड़ने के लिए बात कर रहा है। इवन सेम ईरान भी बात कर रहा है। इसके एक दिन पहले अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी 280 पॉइंट्स का गैप अप था। अब देखो इसको 100% प्रॉपर मत समझना। पता ही क्यों? क्योंकि मैंने कुछ देखा था कि फ्राइडे को जैसे ही ट्रंप का अनाउंसमेंट हुआ, वो भी आई थिंक आफ्टर द मार्केट, कुछ ग्लोबल मार्केट्स 1% 1.25% तक फॉल करते हुए दिखाई दिए। ठीक है। और फ्राइडे को डाउ जोन्स आप देखोगे तो वो भी 1.5-2% गैप अप ओपन हुआ। तो हो सकता है कि डाउ जोन्स आपको गैप डाउन दिखाई दे। मैं एक सेकेंड ना, ओके मैं इसको साइड पे कर देता हूं। ओके, सो हो सकता है कि मार्केट आपको गैप डाउन दिखाई दे। ठीक है। अब पॉइंट ध्यान में रखना, मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, पहले हुआ क्या वो सुन लो। देखो प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई? स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज से। ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे ईरान ने तो खोल दिया था, बट ट्रम्प क्या कर रहा था? ट्रम्प ने भी ब्लॉकेज किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। जैसे कि ये एक जगह होती है ना जहां पे पैसेज होते हैं, जहां पे सभी शिप पास होती हैं। तो वहां पे एक जगह से यूएस ने ब्लॉक किया था, एक जगह से ईरान ने ब्लॉक किया था। ईरान ने टोटली ओपन कर दिया सभी लोगों के लिए। ठीक है। इवन ईरान की शिप्स भी जा सकती है। इसकी वजह से क्रूड ऑयल फॉल किया था। अब हुआ क्या, यहाँ पे ब्लॉकेज तो खत्म हो गया, बट यूएस ने जो ब्लॉकेज किया था उसने उन्होंने कंटिन्यू रखा। अब ईरान भड़क गया, ईरान ने बोला कि भाई हम लोग अब यहाँ पे क्लोज करने वाले वापस। ठीक है। तो उन्होंने वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को क्लोज कर दिया। और उनके स्टेटमेंट कैसे आ रहे हैं कि कोई इडियट की ट्वीट की वजह से हम लोग यहाँ पे रीओपन नहीं करेंगे। अब आप समझदार है कि ये इडियट किसको बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा ईरान ने खुद सोचो, ईरान इंडिया का फ्रेंड है। इंडिया की शिप्स को जाने दिया था बहुत बार बीच में, क्रूड ऑयल की शिप्स को। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने दो इंडियन शिप्स थी जहां जो क्रूड ऑयल ले जा रही थी, उस पर अटैक किया टोटली। ठीक है। उस पर अटैक किया, उसको रिटर्न कर दिया वापस। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो मार्केट में इंपैक्ट कर सकता है। अब ये स्टेटमेंट आया है ईरान मीडिया से। ईरान मीडिया ने खुद ये स्टेटमेंट कंफर्म किया है। अब पता नहीं इंडिया की मीडिया जैसा है कि नहीं, इंडिया की मीडिया आप जानते ही हैं कैसा है। बट अगर इंडिया ईरान ने मीडिया किया है तो चांसेस है सही होगा। ठीक है। इवन मैंने कुछ फुटेजेस देखी थी। सो क्लियर कट है कि भाई इंडिया को थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो रहा है। ओके। अब देखो निफ्टी है प्रॉपर एक रेजिस्टेंस लेवल पे। अगर इसको ऊपर जाना ही है तो ये रेजिस्टेंस लेवल को डायरेक्ट गैप अप ही ओपन होगा, अगर जाना है तो की बात है। वरना क्या करेगा? मार्केट स्टेबल ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा और थोड़ा रिट्रेस करेगा और बाद में ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? इसका वैसे भी निफ्टी का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। आप यहां पे देखो, सी ये निफ्टी का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था यहां पे। 24,300 मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ। अब उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ। तो आई डोंट थिंक ये जाना भी चाहिए, ये ब्रेक होना भी चाहिए। ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लगता। ठीक है, आपको लगा या नहीं लगा मुझे नहीं पता, बट ये जनरली एक्सेप्टेबल नहीं लगता। ठीक है, अगर चार्ट पैटर्न सही है तो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो चांसेस तो यही दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। अब देखो बहुत सारे लॉन्ग करके गए होंगे क्योंकि निफ्टी डी हाई पे क्लोजिंग हुआ था। वीकली चार्ट्स भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव था। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो एक पैनिक सिचुएशन आएगी। ठीक है। और वो पैनिक क्या होगा कि जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होगा 23,200 24,300 24,200, उसके बाद मार्केट वापस क्रॉस करेगा 24,100 को। अगर ये ब्रेक हो गया तो इजीली आपको 24,000 एंड 23,900 तक जाने के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। ठीक है। तो मार्केट तभी फॉल करेगा जब ये स्टेबल टू गैप डाउन ओपन होगा। और जैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटना स्टार्ट हुआ, अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? 2400 का। ये टूटेगा तो सीधा 24,000 भी टेस्ट होगा, 23,900 भी टेस्ट होगा। ओके। अब आप सोचो कि अगर निफ्टी गिरेगा तो मिड कैप का क्या हालत होगा, वो आप जानते हैं। ठीक है। तो मैं आपको समझा चुका हूं कि मार्केट में पैटर्न्स क्या बन रही है। हालांकि आप पूछे सर पैनिक है, आई डोंट थिंक पैनिक है। बट देखो सिंपल बात है। ठीक है। मार्केट में एक रिट्रेसमेंट तो आता है ना। जैसे कि आप पूरे दिन काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, तो वो आपके लिए क्या हुआ? रिट्रेसमेंट हुआ। आपने थोड़ा अपना जो टायर्डनेस था वो कम कर दिया।
आप जो टायर्ड हुए थे, पूरे दिन की थकावट, वो कम की आपने, ठीक है? तो ये सेम चीज़ें हैं, निफ्टी वर्टिकल गया, थोड़ी थकावट कम कर रहा है, ठीक है? तो ज़्यादा हर चीज़ में पैनिक होना अच्छा नहीं है। चलिए, अब रिज़ल्ट डिस्कस करते हैं। आई होप देखो मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। अब रिज़ल्ट में डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, आप लोगों को रिज़ल्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे जो रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, तो वो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है? बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंडामेंटली कितना इम्पैक्ट आएगा। नेटवर्क 18 के रिज़ल्ट्स अगर मैं बात करना चाहूँ तो डेफिनिटली पॉज़िटिव है। ग्रोथ आई है सेल्स के अंदर, एबिटा डेफिनिटली पॉज़िटिव हुआ है बट नेट प्रॉफ़िट अभी भी लॉस मेकिंग है। नेट प्रॉफ़िट में इतना ज़्यादा जंप नहीं है। ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में इसमें अभी भी और इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। अगर अगर ये बंदे को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है? या चार्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग बनना है तो इसमें और दम आना चाहिए। ठीक है? तो इससे आई डोंट थिंक ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए। छोटा-मोटा मान लो भाई छोटी कंपनी है, छोटा हो तो आई थिंक चार्ट्स में टेम्परेरी मूव हो, बट फंडामेंटल्स पे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। जियो फिन का रिजल्ट आ चुका था आफ्टर द मार्केट। अगर मैं वन शॉट नंबर करूं तो मुझे तो पसंद नहीं है, पता नहीं आपको आया कि नहीं है, बट आप देखोगे सेल्स में ईयर टू ईयर इंप्रूवमेंट है। आई अंडरस्टैंड कि भाई ये इंप्रूवमेंट है, बट नेट प्रॉफिट का क्या, ये कोई हिसाब से ग्रोथ नहीं बता रहा। ठीक है? और ये जो सेक्टर में है ना, वो सेक्टर में सबसे महंगा कंपनी है, इसकी पीई बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे जियो फिन की बात करें यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। देखो, ये कौन-सी कैटेगरी में आता है? टीवीएस होल्डिंग्स आता है, मास स्कूटर्स में आता है, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स में आता है और इसकी पी कितनी है? 100 की पी दिखाई दे रही है और इसमें एक ही है, वो है जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, जिसकी इतनी हाई पी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है? तो थोड़ा-सा इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना होना चाहिए था, बट ठीक है, तो बंदे में दम, अब रिएक्शन तो नेगेटिव ही दिखना चाहिए। आप देखो, मैं आपको चार्ट बता देता हूँ क्या होना चाहिए। देखो, वापस बोलूँगा कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, बट मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ एक बार के लिए। ओके, इसमें इसमें देखो, इसने बहुत अच्छा बेस बनाया था 200 का। अब देखो, जनरली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ होती है ना, अगर उसके रिज़ल्ट खराब आते हैं ना, तो पैनिक नहीं होता। हाँ, थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है बट वो स्टॉक रेंज में ज़्यादा फँस जाता है। ठीक है? कि भाई ज़्यादा रेंज में टाइम पास किया वगैरह, ऐसा कुछ जनरली हम लोगों ने देखा है बहुत बार। जुबिलेंट फूडवर्क में हुआ था, डी-मार्ट में हुआ था, ऐसा हो जाता है। मास्टेक की बात करें जाए, नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव है, एवरेज है। आई थिंक मैंने कमेंट्री पढ़ी नहीं है कि कंपनी ने कमेंट्री क्या दी है, फ्यूचर कमेंट्री, और आई थिंक अभी तक रिलीज भी शायद नहीं हुई होगी। बट नंबर्स ठीक है, नंबर्स पैनिक सिचुएशन नहीं, अच्छे नंबर्स है। इसने 2021 से पूरा साइडवेज हो चुका है, लाइक आईटी कंपनीज। ठीक है? तो आप ये समझ के चलो कि अभी भी आईटी कंपनीज में ये फेस चल रहा है, साइडवेज का फेस ज़्यादा चल रहा है। ठीक है? तो ये फेस खत्म होने के बाद कुछ आगे हो सकता है इसके अंदर। बाकी नंबर्स ऐसे है भी नहीं कि भाई चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग दिखे कि भाई हाँ, मतलब तोड़ू-फोड़ू नंबर्स है और लाइफ हाई को ब्रेक करने का दम रखता है, ऐसा कोई नंबर्स भी नहीं दिख रहे यहाँ पे। ठीक है? तो ठीक है, एवरेज नंबर्स है, इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। एम एमबी एग्रो प्रोडक्शन, देखो इसके नंबर्स बहुत तोड़ो-फोड़ो है। ये कंपनीज़ को मैंने काफ़ी टाइम से रडार पे रखा है। इनके नंबर्स में सेल्स में ईयर टू ईयर आपको जनरली देखना चाहिए और इबिट्टा बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है फॉर मी। ठीक है? एमबी एग्रो, मध्य भारत एग्रो, ये मैं बहुत टाइम से रडार पे रखता था। जब ये यहाँ पे था ना 80-90, तब से मैं इसको रडार पे रख रहा था, मध्य भारत एग्रो। इसने देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया मंथली चार्ट पे, फॉल किया, पुल बैक किया, फिर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, ये वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स था। और अभी भी जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं ना, बहुत ही माइंड ब्लोइंग नंबर्स है। ठीक है? तो देखो, कोई भी कंपनी अगर अगर उसको इतना मोमेंटम करना है ना, तो नंबर्स भी ऐसे तोड़ू-फोड़ू आने चाहिए, मतलब अनबिलीवेबल नंबर्स आने चाहिए। ओके, सो फॉर मी इट्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग नंबर्स। चलिए, तो ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, आई थिंक ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हम लोग फटाफट आप लोगों की क्वेरीज पे आ जाते हैं। हाँ सर जी, मैंने देखा है सर। और देखो, स्क्रीनर चाहिए तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कम्युनिटी में आ सकते हैं। ओला ओला देखो, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ओला में काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। ओला का वीडियो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की क्वेरीज थी जिंदाल 100 की, मुझे किसी ने पूछा था जिंदाल 100 का, कि सर इसमें क्या चल रहा है। देखो, एक बात याद रखिएगा कि सेक्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होना चाहिए।
आप कौन से सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो सब सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसके रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं, ठीक है। बट ये तो पहले पेरेंट कंपनी बहुत स्ट्रांग है जिंदाल ग्रुप, यानी कि फंडामेंटल इसके तोड़ो फोड़ो हैं। इवन कर्जा देखोगे तो काफ़ी बजट में है कर्जा, काफ़ी कंट्रोलेबल कर्जा है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है। इसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो चुकी है, तो ये जो मोमेंटम था वो भी खत्म हो चुका, ठीक है। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर ग्रोथ स्लो हो जाती है तो स्टॉक क्रैश हो जाता है। अब इसका सपोर्ट है यहाँ पे 120 130 के आसपास, बहुत अच्छा बेस है, ठीक है। अब नंबर्स के बाद इसमें कुछ हो सकता है, अभी इंस्टेंटली तो कुछ भी कहना मुश्किल है, और इतने भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं आ रहे कि भाई बोले कि भाई ये ब्रेक करने के दमखम रखता है। बट शॉर्ट एंड सिंपल में बेस बनाने की यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेंज है बेस के लिए, विच इज़ 120 130 यार आसपास। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे। कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है, बट क्या है कि कभी कभी टाइम आ जाते हैं, जैसे कि अदानी अदानी ग्रुप का टाइम था, ठीक है। अदानी ग्रुप पूरा का पूरा साइडवेज था। अब एक सर बोले कि सर भाई मैं प्रॉफिट में हूँ। सी ये मैं नहीं बोल सकता आपको क्या करना है, पॉसिबल नहीं है, आप समझो बात को, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अदानी ग्रुप के बारे में जो आप लोगों के लिए काम आ सकती है। देखो, अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन वापस अदानी हो चुका है। टॉप 20 बिलियनर्स में पहले मुकेश अंबानी था 20 नंबर पे, अभी यहाँ पे 19 नंबर पे गौतम अदानी जी आ चुके हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के साथ कनेक्शंस क्या है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स तो मिलने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो भाई रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो ईपीएस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनके लिए जब तक आप ये समझ के चलो कि गवर्नमेंट है तब तक तो अभी के लिए कोई इशू नहीं दिख रहे। हाँ, यहाँ पे एक वैल्यूएशंस का इशू था जो ऑलरेडी ये साइडवेज हो चुका है। यहाँ पे देखो कितना 2-3 साल कंसोलिडेट किया है वैल्यूएशंस की वजह से। अब साइडवेज खत्म होने के चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है, विच इज अराउंड 1200 का, ठीक है। अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है ना तो बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे। फिर इसका अगला रेजिस्टेंस आएगा 1600 से लेके 2000 का, इसका अगला रेजिस्टेंस है। तो आप ये समझ के चलो कि इसका टाइम पास मोड खत्म होने की ट्राई कर रहा है अदानी ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे साइंस है अदानी ग्रुप के अंदर। सनफ्लैग आयरन की बात करते हैं यहाँ पे, लास्ट आई थिंक लास्ट 2 क्वेरी है। देखो एक बात याद रखो, ऐसी जो कंपनीज होती है ना जो मंथली चार्ट पे तो बिग बुल पैटर्न बना रही है, अच्छी बात है। बट आप देखो बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करवाता है, ठीक है। तो इसमें कभी भी पैनिक्स क्रिएट हो सकते हैं। चार्ट्स की बात करो मैं, ठीक है, चार्ट्स जनरली यही बता रहे कि इसमें कभी भी पैनिक हो सकते हैं। सो हमेशा ऐसी चार्ट पैटर्न को बहुत ही सोच समझ के फोकस करना चाहिए, वरना चार्ट पैटर्न बहुत ट्रैप करवाती है, और ये आपको चार्ट पैटर्न सीखनी पड़ेगी। नंबर्स आप देखोगे, नंबर्स में अच्छा ग्रोथ है, रिजल्ट बाकी है, अभी करंट रिजल्ट बाकी है, बट हाँ ग्रोथ डेफिनेटली अच्छा है। थोड़ा कॉशियस रहेगा क्योंकि अगर नंबर्स इस बार अच्छे नहीं आते तो पैनिक क्रिएट करवाएगा। ओके, चलिए लास्ट नोट द लीस्ट, राम रत्न वायर्स। यहां पे किसी ने पूछा था राम रत्न वायर्स। आई थिंक राम रतन को मैं भी काफी टाइम से फोकस कर रहा हूँ, ये बंदा भी सेम है, बंदा में वॉलेटिलिटी बहुत है, हाँ, बट फंडामेंटल्स में भी सेम अच्छा इंप्रूवमेंट है। आप देखोगे भाई क्या वॉलेटाइल हो रहा है ये रामरत्न वायर्स, अच्छी वॉलेटिलिटी है। बट याद रखना कि अगर एक बार इसने रीच तोड़ दी रामरत्न वायर्स ने, तो फिर ये भी काफी सालों तक साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर्स के हिसाब से इसमें होगा। बट देखो आप क्या करें मुझे नहीं पता, बट थोड़ा रिस्क कंपनी में मैं हमेशा टॉप पे 2 बार सोचता हूँ। ऐसी वॉलेटिलिटी, ऐसी रिस्क, ऐसी स्मॉल मार्केट कैप, बहुत ही 2 बार सोचना चाहिए कि भाई ट्रैप ना हो, ट्रैप ना हो, ट्रैप ना हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, क्योंकि छोटी मार्केट कैप होती है ना, कभी भी पलट जाती है। छोटी यानी कि 10,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप, वो कभी भी पलट सकती है, ठीक है। थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, बाकी कंपनी में अभी के लिए कोई बुराई नहीं दिखती। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आया। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कुछ डाउट हो कमेंट कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, बाय।